इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष कोई नया मामूली मसला नहीं है। ये दशकों पुराना विवाद है जिसमें राजनीति, धर्म, इतिहास और जातीय पहचान एक दूसरे में उलझी हुई है। हर एक घटना, हर एक बयान और हर एक हमला इस संघर्ष को और भी जटिल बनाता गया है। आज हम समझेंगे इस टकराव की बुनियाद क्या है और क्यों ये विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। आखिर ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक जटिल, दशकों पुराना विवाद है जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, ऐतिहासिक दावों और भू राजनीतिक तनावों में निहित है। प्रमुख संघर्ष मुद्दे हैं इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक ही भूमि पर दावा करते हैं। थियोडोर हर्जल व डेविड बेन गुरियन ने ज़ायोनी आंदोलन में योगदान दिया। 1948 में इजराइल की स्थापना के कारण युद्ध हुए और फिलिस्तीनियों का विस्थापन या नकबा हुआ। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर कब्जा कर लिया, जिसे फिलिस्तीनी भविष्य के राज्य के रूप में चाहते हैं। पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियां, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, विवाद का एक प्रमुख बिंदु है क्योंकि वे फिलिस्तीनी क्षेत्र को विभाजित करती हैं। यरूशलेम को लेकर टकराव क्यों है? दोनों पक्ष यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इजराइल शहर को नियंत्रित करता है और इसे अपनी राजधानी घोषित करता है। अलक्सा मस्जिद, मंदिर, पर्वत जैसे पवित्र स्थलों तक पहुंच को लेकर अक्सर तनाव बढ़ता है। संभावित फिलिस्तीनी राज्य की सीमाओं पर असहमति बनी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वह हमास जैसे समूहों से खतरे का हवाला देते हैं, जबकि फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य उपस्थिति और चौकियों को दमनकारी मानते हैं। इजराइल और मिस्र द्वारा 2007 से लागू की गई गाजा नाकाबंदी आवाजाही और माल को प्रतिबंधित करती है, जिससे मानवीय मुद्दे और भी गंभीर हो गए हैं। शरणार्थी और नेतृत्व की लड़ाई क्या कहती है? हज अमीन अल हुसैनी, जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती, एक अग्रणी अरब राष्ट्रवादी थे जो ज़ायोनी आप्रवासन और ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे। 1948 और 1967 में विस्थापित फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज, जिनकी संख्या लाखों में है, इजराइल में अपने मूल घरों में लौटने के अधिकार की मांग करते हैं। इजराइल इसे अस्वीकार करता है, ये तर्क देते हुए कि इससे उसके यहूदी बहुमत को खतरा होगा। फिलिस्तीनी नेतृत्व के भीतर विखंडन, जैसे फतह बनाम हमास, और इजरायली राजनीतिक बदलाव, जैसे रियायतों का विरोध करने वाली दक्षिणपंथी सरकारें, वार्ता में बाधा डालते हैं। फिलिस्तीनी हमलों जैसे गाजा से रॉकेट और इजरायली सैन्य अभियानों सहित हिंसा के चक्र दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। फिलिस्तीनी नागरिक हताहत और इजरायली बसने वालों की हिंसा तनाव को बढ़ाती है। बाहरी शक्तियों की भूमिका क्या रही है? बाहरी अभिनेता जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और कुछ अरब राज्य इस संघर्ष को वित्त पोषण, कूटनीति या हथियारों के समर्थन के माध्यम से प्रभावित करते हैं, जिससे समाधान की कोशिशें और जटिल हो जाती हैं। फिलिस्तीनी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर भी असहमति बनी हुई है। हाल ही में विशेष रूप से अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें महत्वपूर्ण हताहत और मानवीय संकट है। युद्ध विराम वार्ता नाजुक बनी हुई है। संघर्ष के लहरदार प्रभाव जैसे विरोध और क्षेत्रीय तनाव, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ स्थिरता को चुनौती देना जारी रखते हैं। यासर अराफात फतह और पीएलओ के नेता के रूप में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बन गए। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ द्वारा 1988 को फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की गई थी, जिसमें पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर संप्रभुता का दावा किया गया था। इजराइल 1949 से संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य है, जबकि फिलिस्तीन की 2012 से गैर सदस्य पर्यवेक्षक स्थिति इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सीमित करती है। विश्व मान्यता और भारत का क्या रुख रहा है? अनौपचारिक मान्यता, वापसी या निलंबित संबंधों के कारण मान्यता की संख्या अलग अलग होती है। फिलिस्तीन के लिए अगले 138 से 147 देश तक हैं, इजराइल के लिए 163 से 167 देश, G7 राष्ट्रों व रूस सहित। महमूद अब्बास ने अराफात के बाद पीएलओ नेता और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष 2005 से वर्तमान तक के रूप में कूटनीति अपनाई, 2 राज्य समाधान की वकालत की और अब्राहम समझौते को खारिज कर दिया। भारत ने 1974 में पीएलओ और 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी, जबकि 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा। 1948 में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत अनिवार्य फिलिस्तीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 26,625 वर्ग किलोमीटर था। उसी वर्ष के अरब इजराइल युद्ध के बाद लगभग 20,770 वर्ग किलोमीटर भूमि यानी 78% भाग इजराइल के नियंत्रण में आ गया। आज के आंकड़े
और नियंत्रण की सच्चाई क्या है। फिलिस्तीन का 22% हिस्सा वेस्ट बैंक और गाजा अतीत में जॉर्डन और मिस्र के नियंत्रण में था। आज इजराइल पश्चिमी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संप्रभुता रखता है। ओस्लो समझौते के तहत वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा इजराइल नियंत्रित करता है, जबकि गाजा भले ही हमास के अधीन हो, हवाई और समुद्री सीमाएं इजराइल के अधीन है। दिसंबर 2023 तक इजराइल की जनसंख्या लगभग 9.8 मिलियन थी, जिसमें 73% यहूदी और 27% अरब व अन्य शामिल थे। वहीं फिलिस्तीन की जनसंख्या लगभग 5.5 मिलियन रही, जिसमें गाजा का घनत्व 4000 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या दो राष्ट्र सिद्धांत ही समाधान है? दो राष्ट्र सिद्धांत का आधार यह है कि दो भिन्न पहचान वाले समूह, यहूदी और फिलिस्तीनी, अलग अलग राज्यों में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। 1947 की संयुक्त राष्ट्र योजना और ओस्लो समझौते ने भी यही प्रस्ताव दिया था, लेकिन वेस्ट बैंक की बस्तियां, मिश्रित शहर और सीमित भूमि इस विचार को चुनौती देते हैं। दशकों की हिंसा, इंतिफादा, गजा युद्ध और हालिया संघर्षों ने भरोसे को तोड़ा है। इजराइल को सुरक्षा की चिंता है, वहीं फिलिस्तीन इजरायली नीतियों को दमनकारी मानता है। कुछ अब एक राज्य मॉडल की वकालत करते हैं, जिसमें समान अधिकार हो, लेकिन जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक चुनौतियां बड़ी हैं। आर्थिक असमानता भी गहरी है। इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $55,000 है, जबकि फिलिस्तीन की $3,600। शरणार्थियों की वापसी, सीमाओं और संसाधनों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे अब भी उलझे हुए हैं। समाधान चाहे एक राष्ट्र हो या दो, तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपने अधिकतमवादी रुख से आगे बढ़कर सह अस्तित्व को स्वीकार करें। BNT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।